अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम जनाब कलीमुद्दीन बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपका अहम मौजू पे जो है बात करने के लिए आप हमारे स्टूडियो पहुँचे। अहम सवाल ये है कि जिस तरह से 10 साल में लोग बेजार हो गए थे, 10 साल की सियासत और 10 साल में जो हुकूमत की थी भारतीय जनता पार्टी, हिंदू बना मुसलमान और नफरत की कोई ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़े थे, तो कहीं ना कहीं सेकुलर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सोचे थे कि अब की जो है इंडिया अलायंस को हम जिताएंगे। तो कहीं ना कहीं जाकर जो है अब दोनों एक दरवाजे के बाहर खड़े हो गए और आखिरकार अब ये इत्तलात मिल रही है और ये खबरें मिल रही है और ये खबरें चल रही है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की सपोर्ट जो है भारतीय जनता पार्टी को होगा। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अब इसको लेकर आप क्या कहेंगे और आने वाली अब सियासत कैसी रहेगी? जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो है मुझको आपने एक मौका दिया फिर से अपनी बात रखने का। जैसे कि 400 पार के जो नारे थे वो नारे तो जो है इंडिया ने नकार दिया है, भारत की जनता उसको नकार दी और नरेंद्र मोदी को नापसंद है, इस बात का जो है सबूत दे चुकी। और दूसरी बात ये है कि ना तो गंगा मैया ने अपने बेटे को कबूल किया, ना ने राम ने अपने भगत को कबूल किया। राम जी ने भी धुतकार दिया। राम मंदिर इतनी बड़ी पार्लियामेंट एरिया है, विधानसभा, वहाँ से इनका कैंडिडेट हार जाता है तो जाहिर सी बात है कि राम जी नकार चुके हैं इनको। और राम जी के बारे में जितनी बातें इन लोगों ने उठाई थी पूरे 10 साल, तो राम जी का अगर चरित्र देखा जाएगा तो राम जी जो है एक सहन शक्ति वाले और सुदबुद्ध रखने वाले अमन पसंद थे और ये लोग रावण नीति वाले थे। तो रावण नीति का तो मुंह काला होना ही था। और एक बहुत बड़ी लोकतंत्र की जीत है ये कि उनको हराना ही सबसे बड़ा काम था। कौन जीतेगा, कौन गवर्नमेंट बनाएगा, वो बात की बात है कि एक बीजेपी जो अपने दम पे ये कह रही थी कि हम अब 400 पार, आज उसकी हालत ये हो गई कि वो 240 पे आके अटक गई। मतलब पूरी बहुमत नहीं मिली, जादुई आंकड़ा इनके हाथ में नहीं है। तो इसका ये साफ मतलब है कि हिंदुस्तान की जनता, भारत की जनता उनको नकार दी और राम जी उनको नकार दिए, माँ गंगा भी उनको स्वीकार नहीं किया, उनको नकार दिया। और रहा सवाल, अब वो तो यहाँ तक के भगवान बन चुके थे मोदी जी, तो भगवानों को भी गुस्सा आया होगा। इसके लिए उन्होंने भी बोले कि ये बायोलॉजिकल नहीं पैदा होने वाला आदमी है, भाई ये भगवान है, ये कहाँ से बन गया आ गया भगवान, हम तो नहीं भेजे भगवान को, बहरहाल ये भगवान को नकार दो बोल के नकार दिए। और दूसरी तरफ अगर हम देखते तो इनके गढ़ में बीजेपी आरएसएस का बच्चा है, बेटा। आरएसएस से जन्म लेने वाली बीजेपी और जिससे जन्म लेने वाली है और जो जन्म देने वाले हैं वो लोग ही नाखुश है। आरएसएस बीजेपी से नाखुश है और बीजेपी के अंदर खुद के गुट में बहुत बड़ी अभी लड़ाई देखने को आगे मिलेंगी आपको, बहुत तालमेल घलमेल होगा। आप ये मत समझना कि नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी जो है अगर समर्थन देकर ये गवर्नमेंट बना रहे हैं तो ऑब्वियसली वो लोग जो है इंडिया के अंदर समर्थन में थे, बना रहे होंगे, लेकिन जमने वाला नहीं। क्यों? मोदी जी और बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो मेजोरिटल कम्युनल पॉलिटिक्स है। और मैं समझता हूँ चंद्रबाबू नायडू जी को मैं अपने बचपन से जानता हूँ, देखा हूँ मैं। जब ये हमारा आंध्र प्रदेश था तो जब यहाँ पे वो सीएम थे तो उनकी पॉलिटिक्स किस टाइप की है, वो एक एग्रेसिव आदमी है, वो डेवलपमेंट के लिए और भेदभाव नहीं करने वाले हैं और एक सेकुलर माइंडेड है। तो चंद्रबाबू नायडू जी का चलने वाला नहीं है और वो गठबंधन रहने वाली नहीं है। दूसरी बात, जो हिंदुस्तान की जनता की एक तरफ जीत हुई कि नकारने में कामयाब हो गई, जो अनभक्तों ने बीजेपी को वोट दिया 240 सीटें बनाने में, आज उनकी भी हार हुई और ये डीम दावे कर ले रहे कि हम गवर्नमेंट बना रहे, वो होने वाला नहीं है। अभी आपके नज़र से मैं एक जो है एक बहुत बड़ा आपके चैनल पे से जो है हिंदुस्तान की जनता को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आने वाले 2026 में कॉन्स्टिट्यूशनली विधानसभा सीट में 545 जो सीटें हैं
उससे इजाफा होना, वो कंडम ख़त्म होने वाला है। अब उसके बाद ये 255 होंगे, ये 755 होंगे, तो ये 2026 में फिर से पार्लियामेंट इलेक्शन होने की उम्मीद होंगी, क्योंकि विधानसभाएं बनेंगे। ऑलरेडी जो नया पार्लियामेंट बना उसके अंदर सीटें ये लोगों ने प्लान करके पहले से बनाई, उसके अंदर 800 चिल्लर सीटें बैठने की है, और जो हमारा पुराना पार्लियामेंट है उसके अंदर तो 543 लोग भी एक साथ नहीं बैठ सकते थे। तो ये सारे चीज़ें देखने के बाद, और जो गठबंधन जो इंडिया है, मैं इंडिया गठबंधन को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। और मोदी जी अगर कल 7 तारीख को शपथ लेते बोल रहे हैं, ले तो एडवांस में उनको भी मेरी मुबारकबाद, पूरे भाजपाइयों को, अनभक्तों को भी मेरी मुबारकबाद कि एक नाकाम कोशिश फिर करने जा रहे हैं, जबकि देश की जनता उनको नकार चुकी है। और इस वक्त ये बीजेपी की जो हार हुई है, जो बहुमत का आंकड़ा नहीं पार करी, उसकी मेन वजह क्या थी? मोदी जी का अहंकार, मोदी जी का बायोलॉजिकल मैं पैदा हुआ हूँ, बायोलॉजिकल मैं पैदा नहीं हुआ, ये कहना, भगवान कहना, और मुसलमानों पे जुल्म करना। यहाँ पे देखने में दो बात है, ये सब चीज़ें मिला करके हार हुई। और सबसे बड़ा जहाँ पे झटका लगा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जनता को मेरा भी सलाम, जो उन्होंने देश के लिए, देश के संविधान की रक्षा के लिए जो कदम उठाया, वो कदम को सलाम। क्यों कि बहुत बड़ा एक बुलडोज़र चल रहा था योगी जी का, कि सारे लोग दहशत में थे वहाँ पे, कब क्या हो जाएगा, कब कैसा हो जाएगा। तो वो दहशत भी आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाएंगी। और आप तो सुन ही रहे थे अरविंद केजरीवाल जी का, कि उन्होंने जेल से जब निकले तो पहले, सबसे पहले उनकी मीटिंग में एक अल्फाज था कि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि 1 नेशन 1 वोट 1 कंट्री। ये इनका जो सब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट वो बराबर काम हुआ, और वही चीज़ों को देश की जनता समझी और नकार दी। और जहाँ पे इनका गढ़ है हिंदी भाषा में, हिंदी स्टेट के अंदर लोग जो ये बात को समझते थे कि इन्हों जो है संविधान के लिए खतरा बन रहे और मुल्क के, देश के लिए, भारत के लिए खतरा बन रहे, इसके लिए उनको नकार फेंका। और फिर भी बेशर्मों की तरह हम झंडा पकड़ के रहेंगे, हम कुर्सी नहीं छोड़ सकते, सत्ता में हम रहेंगे, उस तरीके से इन्होंने दमखम की फिर से एक कोशिश कर रहे हैं। तो ये अब देश की बहुत सारी जनता ये कह रही है कि प्रधानमंत्री जी जो बायोलॉजिकल नहीं है, तो उनको तो जो है इस्तीफा देना चाहिए था। बहुत सारी जनता का भी तो खेल शुरू होगा। ये बहुत बड़ा खेल है। जो लोग हार कर मुस्कुरा रहे हैं, तो समझो कि कितना बड़ा खेल है। जो इंडिया अलायंस है, एक भी इंडिया अलायंस के माथे पे शिकन नहीं है, चाहे वो राहुल गांधी जी ले लो या अखिलेश जी ले लो, ये सब के चेहरों पर खुशी है। वो खुशी क्यों है कि हम संविधान के ये पहला बचाव का चरण में पहला कदम रख चुके। देश की जनता इंडिया अलायंस के साथ में आई और इंडिया अलायंस को ये बताई कि हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। ये बात को साबित कर दी। और जो लोग जुल्म कर रहे थे वो जुल्म नहीं कर सकते, इसका उन लोगों ने जवाब दिया। और बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो आगे आने वाली है। तो अभी जैसा इनकी एक और के एमपी है कंगना रनावत, वो पता नहीं कहाँ से इन्फॉर्मेशन ढूंढ के लाती। ऐसे तो ये लोगों की हिस्ट्री है, वो इन्फॉर्मेशन लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे तो क्या बोलेंगे। और ऐसे एमपी इनके चुन के आए, ये लोग पार्लियामेंट में क्या करेंगे, अपनी विधानसभा का क्या ख्याल रखेंगे? क्या विधानसभा को एक थिएटर का पर्दा बना के रखेंगे, वहाँ पे डांस कराएंगे, या फिर मजाकिया तौर के ऊपर जो बात होंगी करेंगे, या जो दिल में आया वो बोल देंगे? तो इस तरीके के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की सेना आने वाली वैसे ही है, और वो कंडम होने वाला है, चलने वाला नहीं है। जिस तरह से वो जो हालत है एनसीआर, एनपीआर, सीए, इससे जो डराया जा रहा था, जो इस तरह से अब कोई इनका डर, अब इनका डर नहीं चलेगा। क्या होंगे? अब इनका डर नहीं चलेगा, क्योंकि इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, इनका खेमा फट गया। इनके खेमे में ही पहले एनसीआर लगेगा। इनके खेमे में एनसीआर, एनआरसी इनके खेमे में लग गई। तो जो देश में लगाना चाह रहे थे वो इनके खेमे में लग चुकी, उससे
अब हिंदुस्तान में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और जो पॉलिसीज इन्होंने लाने वाले थे वो पॉलिसीज भी इनके होने जाने के नहीं है, क्योंकि कुछ नेता जो गठबंधन में है उनके साथ वो लोग कबूल नहीं करेंगे। तो ये गठबंधन की सरकार ज़्यादा नहीं चलेगी। हो सकता है कि फिर से चुनाव होंगे, कहीं बहुत सारी बातें चलेंगे, 2-3 साल 4 साल देश में यही चलने वाला है। और जो मजबूती के साथ खड़े हैं लोग, मैं उनसे अपील करूंगा कि आपके कदम मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। भारत की जनता की नज़र आप पर है, तो आप लोग का भी इसके अंदर मजबूती से खड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देश की जनता ये चाहती है कि देश के अंदर अमन हो और देश तरक्की पे आए, देश डेवलप हो, ना कि सिर्फ बड़बोले बात और बड़बोले काम करने में। पिछले 10 साल में बहुत मीडिया बकबक करी, चाटुकार मीडिया, गोदी मीडिया, ये बहुत बड़े बड़े दावे करे, लेकिन असलियत क्या है कि हमारे देश की बदनामी बहुत सारी कंट्रीज में हुई, बहुत सारे मुल्कों में हुई। ये असलियत है। जहाँ पे हम विश्व गुरु बनने जा रहे थे वहाँ पर हमको बेइज्जती का सामना करना पड़ा, बहुत सारे लोगों से ताल्लुकात ख़त्म करना पड़ा। और दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने NRC लगाने की बात करी, क्या CA लाने की बात करी, ये सारे चीज़ें एक्स्ट्रा सिविल कोर्ट आने की बात करी, तो वो होने का नहीं है। अब तो ये बिल्कुल भी ये बातें नहीं चलेंगी। क्यों कि अब आने वाले हालात में 2024 से 2025 जब लगेगा तो पूरे मुल्क के अंदर जनगणना की गिनती करना होगा। अब जब जनगणना की गिनती हर 10 साल में एक बार होती थी, वो जो पिछले 2021 में होना था वो कोरोना काल की वजह से नहीं हुई, तो वो अब इनको करना पड़ेगा। और वो करने के वक्त में क्या इनकी बची हुई पार्टी बची पाएगी या नहीं बच पाएगी, एक तो इनके सामने ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जनगणना का करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि आने वाले 3 महीने में महाराष्ट्र में इलेक्शन है और बहुत सारे जगह इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, फिर एक 6 महीने के बाद इलेक्शन चालू हो जाएंगे। ये जनरल इलेक्शंस हैं। तो ये सारी जगहों के ऊपर जो है इंडिया हर जो एक दूसरे के साथ मिला हुआ है, ये लोग अपनी ताकत बनाएंगे और इन लोगों को इनको हराने का हार का ही मुंह देखना पड़ेगा। और बल्कि इनके साथ जो गठबंधन में है वो लोग की भी छवि खराब होने का डर है। तो ये अपने ज़्यादा देर तक ये छवि चलेंगी नहीं। और देश जो 10 साल में भुगता है, देश की जनता भुगती है, महंगाई से परेशान, और कोरोना काल में जो हमने आपत देखा है वो सारे चीज़ों से परेशान। इसका जवाब भी तो देना पड़ेगा कि ये सारी जनता जो है जानेंगे 140 करोड़ की जनता में इनका जो वोट बैंक हुआ वो अगर पूरा ओवरऑल कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो 30-31% जो पब्लिक वोट दी इनको, अब की बार इनकी पोलिंग कम हो गई इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन में। ये बात ठीक है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की गलती की वजह से 8 सीट तेलंगाना में बने इनके, लेकिन कहीं ना कहीं ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर की गलती है जो बीजेपी के लिए रास्ते तेलंगाना के अंदर खुले, साउथ के अंदर। और आंध्रा में अगर हम पूछें तो अलायंस में थे चंद्रबाबू नायडू, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की पॉलिसी इतनी खतरनाक थी कि उन्होंने विदाउट गठबंधन के खुद अकेली अपनी पार्टी को दम पे खड़ा करा और वहाँ पे बीजेपी का सफाया करने का काम करा आंध्र प्रदेश के अंदर। अब वही पार्टी जो गठबंधन के अंदर है, और फिर चंद्रबाबू नायडू बहुत सारे बड़े डिमांड्स के ऊपर जाएंगे, तो ये होगा। और अभी कुछ बोल नहीं सकते कि कौन किसकी गवर्नमेंट बनेगी, अगर बनेंगी तो चलेंगी, नहीं चलेंगी। अगर अपोजिशन में है तो अपोजिशन स्ट्रांग है। सभी देश का देशभक्त इंसान, जितने भी देशभक्त लोग हैं वो सारे हिंदुस्तान के अंदर जितने हैं इंडिया के साथ खड़े हैं और इंडिया के साथ रहेंगे। एनडीए का गठबंधन खत्म होते हुए आप ये बात देखेंगे आपके चैनल पे। मैं पहला आदमी हूँ कि जो है ये कह रहा हूँ कि एनडीए का गठबंधन खत्म हो जाएगा, इंडिया का गठबंधन
फॉर्म पे चलेगा और आगे चलेगा। जिस तरह से लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार, आगे चलकर जो है उनकी एमपीओ को तोड़ का काम करेगी बीजेपी और उनको चंद्रबाबू नायडू को नीतीश कुमार को हटाया जाएगा और इन लोग फिर एक ताकत बनाएंगे। देखिए, दूसरा जो तेलंगाना में जिस तरह से गलत करके चवेला जैसी सीट, सिकंदराबाद जैसी सीट चली गई, कई लोगों की उम्मीदें थी और भारतीय जनता पार्टी के कम होने की बजाय एकदम और 4 से 5 सीटें बढ़ गई हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कांग्रेस के कुछ लीडर्स खुद जो है बीजेपी को लाने की ऐसी कोशिश किए हैं और बीआरएस पार्टी बहुत बड़ा इसमें खेल खेली है। बीआरएस पार्टी भी जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। इस तरह के बात चल रहे हैं, आपको कैसा लगता है? देखिए, बच्चों का डर किसी को भी सताता, बीआरएस का वो हाल है, उसके बारे में ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन जो तेलंगाना स्टेट की कमांड संभाले हुए हैं और कांग्रेस के तेलंगाना के खेमे में, अगर उनसे मैं दो चार लोगों को मैं पहचानता हूँ, उन लोगों से मेरी इस बीच बात हुई थी पोलिंग से पहले, जब यहाँ पे तेलंगाना में हमारे पास पोलिंग नहीं हुई थी, उससे पहले मेरी मुलाकात हुई तो बातचीत हुई, तो उन लोगों के फेस के ऊपर भी ये नाम था कि नहीं बीजेपी गवर्नमेंट बना रही। अरे तो मैं बोला भाई, आप जो है कांग्रेस पार्टी में और पीसीसी में है और आप ये बात बोल रहे कि जो है बीजेपी गवर्नमेंट बना रही, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का फेलियर है। जो बीजेपी यहाँ पर फॉर्म करी भी है, वो किसी और अन्य पार्टियों का कोई इसमें लेना देना नहीं है, तेलंगाना चीफ मिनिस्टर का। जबकि जो अलायंस में यहाँ पे से जो दूसरी पार्टी में से निकल कर आए वो लोगों का प्रेजेंट है और आपके खुद के एमएलए है असेंबली में, और वो असेंबली वो पार्लियामेंट एरिया में आपके 5-5, 6-6 एमएलए रहते हैं और वो असेंबली के अंदर आप जो है बीजेपी को जीतने का मौका मिलता बोले तो कहीं ना कहीं सोचने की बात है कि पीछे के दरवाजे से ये रास्ते होंगे। और मेरा सवाल वही है, क्योंकि मैं कांग्रेस में काम कर चुका हूँ और 15 साल कांग्रेस को मैंने दिए और उस जगह हमने झंडे लगाए कांग्रेस के जहाँ पर खड़े रहने की किसी की ताकत नहीं थी। आज वो उनके साथ अलायंस है, तो ये अलायंस राहुल गांधी जी नहीं चाहते थे कि एक एमआईएम पार्टी से अलायंस करके लाना। अगर लाना होता तो इंडिया में लाते थे, इंडिया गठबंधन में रहते थे वो, लेकिन नहीं लिया गया। और उससे पहले भी तेलंगाना के अंदर इलेक्शन से पहले अगर हो सकता था राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी अगर चाहते तो अलायंस में ले सकते थे, नहीं लिए। लेकिन अचानक यहाँ के चीफ मिनिस्टर को ज़रूरत पड़ गई कि अलायंस हो गए उन्होंने। पीछे के दरवाजे का अलायंस है, सामने का अलायंस नहीं है। दोनों एक दूसरे की सपोर्ट की तारीफ करते हैं और तायीद करते हैं। तो ये बात तेलंगाना की जनता जानती है कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं साठगांठ इन्होंने करके कंप्रोमाइज़ किया। और फिर मैं कांग्रेस में काफ़ी अरसे से था, 15 साल, तो कांग्रेस के लीडर्स को भी मैं अच्छा पहचानता हूँ कि एमआईएम के ख़िलाफ़ उतरते या नहीं उतरते। तो मुझको अंदाज़ा था नहीं उतरे। तो मैं उस दिन भी मेरा जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर से एक, जब चीफ मिनिस्टर तो नहीं बने थे, जब फर्स्ट लिस्ट जारी हुई थी, मेरा वही सवाल था कि मुसलमानों को आपके पास तेलंगाना कांग्रेस के अंदर जगह क्या मिलेंगे? कौन आपका आदमी असेंबली में मुसलमानों को आप कहाँ से भेजेंगे? पार्लियामेंट में कहाँ से भेजेंगे? कॉरपोरेशन में कहाँ भेजेंगे? तो मैं समझता हूँ आने वाला लोकल बॉडी इलेक्शन है, लोकल बॉडी इलेक्शन में मुसलमानों को मोहरियाँ लगाने देंगे, मोहरियाँ साफ करने, लेकिन असेंबली में नहीं भेज सकते, पार्लियामेंट में नहीं भेज सकते। ये एजुकेशन जो है डिसाइड करता कि किस आदमी के अंदर कितना, कौन सी जगह पे पढ़ा लिखा और कहाँ पे बड़ा हुआ, और तो वो आदमी क्या करेगा। तो ये मुद्दा तो मुद्दा ही है। और यहाँ पे मुसलमानों को कुछ तेलंगाना कांग्रेस में मिलेगा नहीं। अगर कोई बोल रहे हैं कि किसी को कुछ मिल गया, तो ये सब कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं थे, ये कांग्रेस के किधर किधर के बाहर के लोग थे। नामालूम चेहरे आपको देखने में मिला होगा, देखने में कि अचानक इन्हों ये बन गया, उन्हों वो बन गया। जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है तेलंगाना का, वो मुस्लिम कार्यकर्ता तो दुखी है। बहुत सारे लोगों को दुख है, मुझे तो दुख नहीं है। मैं तो इनके अगेंस्ट खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा और बात करते रहूँगा इनके बारे में। और इनकी नाकामयाब यहाँ से शुरू होंगी इनके पास साथ में, तो यहाँ से हम बराबर हर चीज़ के ऊपर नज़र रखे हुए, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ,
क्या झूठ हो रहा, क्या सच हो रहा। तो ये कहीं ना कहीं तेलंगाना गवर्नमेंट के ऊपर भी एक डाउट है कि ये भी कहीं बीजेपी में ना चले जाए अपने एमएलए को लेकर के। ये तेलंगाना से लेकर दिल्ली तक के लोगों के कान में गूंज रही है और दिलों में ये डर है। तो ये बात के लिए कि इन्हों भी कहीं मुसलमानों के लिए गलतीच है, कोई सही काम करने वाले नहीं है, चाहे वो कितना भी बोल लो आप। लेकिन मेरा मानना तो इतना पक्का है कि ये गवर्नमेंट तेलंगाना कांग्रेस मुसलमानों के लिए नहीं है और ये बहुत बड़ा रोल अदा करेंगी। और भी आगे लोकल बॉडी इलेक्शन में मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर चीफ मिनिस्टर अगर नहीं बदला जाएगा तो लोकल बॉडी इलेक्शन के अंदर बड़ी बहुमत से बीजेपी आगे बढ़ेंगी तेलंगाना के अंदर। ये बात को आप लिख के रख लेना मेरी। दूसरी बात, जो आप डिसीजन लिए, जो पॉलिसीज के लिए बात करके हम घर घर प्रचार करे थे जब कांग्रेस में थे, उसका उल्टा हुआ। तो ये जनता तेलंगाना की ये बात को देख रही कि क्या क्या गलत हो रहा। एक बस में महिला का अगर आप फ्री कर देने से नहीं होगा, आपको आगे की 5 गारंटी भी आपको देना पड़ेगा। अगर आप ये बोलेंगे कि मैं बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए, तो जब आप प्रचार कर रहे थे उस वक्त में बिलो पॉवर्टी लाइन के बारे में बात करना था, लेकिन वो चीज़ हो गया। मिडिल क्लास वाला किधर जाएगा? मिडिल क्लास को क्या करेंगे आप? मिडिल क्लास में कौन से आदमी जो है महीने में 27,000 कमा, साल में 27,000 कमा रहा, जिसकी बचत होंगी, जो आप उसको आप लाइट का देंगे, आप उसके लिए सारे स्कीमा देंगे। जो मिडिल क्लास है, जो स्कूल की हमारी कांग्रेस की पॉलिसी थी, वो पॉलिसियों को भी लाना पड़ेगा। अगर नहीं लाए तो तेलंगाना की जनता इनसे सवाल करते रहेंगी। यहाँ के चीफ मिनिस्टर को ये चीज़ देना पड़ेगा।